अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला मौज़ू ये है कि इमरान खान की रहाई कब अमल में आएगी? ऑन ग्राउंड क्या सूरत-ए-हाल है इस हवाले से? हमारा दूसरा मौज़ू ये है कि क्या इमरान खान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ये तासुर दिया है कि बाद ममालिक पाकिस्तान से राब्ते में हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल के वो अपने मुल्क में लेकर चले जाएँ। इस हवाले से हमने कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है। हकीकत क्या है, असल सूरत-ए-हाल क्या है, आपके सामने रखेंगे। तीसरा मौज़ू पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस का फैसला हो गया। पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तीसरे मौजू से ही शुरू करते हैं। ये इस मौजू के अंदर कोई बहुत ही छुपी हुई बात या कोई बहुत ही अंदर की खबर हम आपको नहीं दे रहे। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि मौजूदा आईनी और कानूनी सूरत हाल जो कि हुकूमत ने अदालिया के अदारे को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके अपने कंट्रोल में लेके जो एक स्कीम बनाई है, उसके तहत जो सूरत हाल बनी, आपको पता है कि आईनी तरमीम के अंदर लिखा गया कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस के नाम जो हैं वो भेजे जाएंगे कमेटी को, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जिसके अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी से लोग होंगे। अब वो लोग किसके कितने होते हैं वो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पे फैसला आने के बाद जो है मजीद सूरत हाल जो है वो नुमाया होकर हमारे सामने आएगी। वो कमेटी जो होगी वो फैसला करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। बुनियादी तौर पे तो ये बहस भी खत्म हो गई कि चीफ जस्टिस होता कौन है। असल चीज अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहा जा रहा है। सारा इख्तियार, सारा कंट्रोल उनके पास होगा। ये जो हम बातें करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, ये होती रहेगी, चलती रहा करेगी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र निकल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिक्र निकल जाएगा। फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिस्कस हुआ करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह है वही मोस्ट पावरफुल जज या सुपर चीफ जस्टिस या सुपरा चीफ जस्टिस, आप जो भी कह लें वो होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, और वो मैं अर्ज कर चुका हूं बार बार, वो वही होगा जो कि आजम नजीर तारड़ और फरूक एच नाइक चाहेंगे, जो हुकूमत वक्त चाहेगी। मैं ये भी अर्ज कर चुका हूं, बारहा अर्ज कर चुका हूं, क्योंकि बाज हमारे लोग ऐसे हैं, ढोलकियां बजाने वाले और जाली तज्जियाकार, जाली में जानबूझ के कह रहा हूँ, फिलासफर्स, जाली फिलासफर्स जो हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेटअप बना है, ये कोई पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात है, जो कि हकाइक से बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। ऐसी कोई बात नहीं। पार्लियामेंट से मुराद पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के लोग होते हैं, हुकूमत नहीं होती। यहाँ पे हुकूमत से बाहर के लोग, जिस तरह एक मखसूस रुकन जो है वो लिया गया नंबर पूरे करने के लिए, कि जी कोई अकलियती बरादरी का या खवातीन में से कोई एक मेंबर होगा जो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे। ज़्यादातर हुकूमत के कहने पे वो पार्लियामेंट का नहीं है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट का नहीं है, बार कौंसिल का नुमाइंदा अपनी मर्जी का, बार कौंसिल के इलेक्शन जिस तरीके से आईएसआई मैनेज करती है आपको पता है। तो ये सारा जो कंट्रोल हुकूमत अपने हाथ में ले रही है, हुकूमत के कंट्रोल है। हुकूमत अपनी मर्जी का जज नहीं लगाती होती। जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आता है जमहूरी माशरों में, जमहूरी सिस्टम में, वहाँ पे कोशिश की जाती है अपोजिशन को ज्यादा नुमाइंदगी दी जाए ताकि हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये असूल होते हैं, ये ज़ाब्ते होते हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है कौमी असम्बली की, जो सबसे अहम अदारा है हुकूमत की इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, पार्लियामेंट के अंदर ही एक मैकेनिज्म है, तो उसका जो सरबराह बनाया जाता है, दुनिया के ज्यादातर जमहूरी माशरों में यही रवायत है कि वो अमूमी तौर पे अपोजिशन से लिया जाता है। तो इस तरह की कमेटी जिसमें अदलिया की अपॉइंटमेंट होनी है, वहां पे तो अपोजिशन को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए ताकि इसको पता लगे कि ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात हो रही है। जिन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी करनी है, हुकूमत के गलत कामों को देखना है, वो सारे हुकूमत अपने सबॉर्डिनेट को ही अगर अदलिया में लेके आ जाएगी तो अदलिया का अदारा तबाह नहीं होगा। आप पार्लियामेंट को तबाह कर रहे हैं, आइन की तौहीन कर रहे हैं, पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ये अफरीदी हैं। जब ये रिटायर होंगे 25 अक्टूबर, 3 साल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद, बाद लोगों ने यह भी तासुर दिया कि कोई भी जो शख्स जो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेन्योर नहीं डिफाइन किया गया 26वीं तरमीम के अंदर। उसके अंदर टेन्योर कम किया गया है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो बनता है चीफ जस्टिस, फर्ज करें कि वो 64 साल और उसकी 8 माह है, तो अगर चीफ जस्टिस बनेगा तो वो 4 महीने ही चीफ जस्टिस रहेगा। पहली बात यह है कि जो कमेटी अब रिकमेंड कर रही होगी 3 नामों में से, अगर कोई ऐसा बंदा होगा वो उसको रिकमेंड ही नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर वो हो जाएगा
तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो 4 महीने ही रहेगा, क्योंकि अपर लिमिट 65 साल को नहीं छेड़ा गया। व्हिच एवर कम्स फर्स्ट वाली बात है। तो अगर 3 साल पहले पूरे हो गए तो वो 3 साल का टेन्योर मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे, और अगर 65 साल पूरे आ गए तो वो 65 साल पूरे करके रिटायर होंगे। तो जब ये 25 अक्टूबर 2027 को रिटायर होंगे यही आफरीदी, तो उस दिन 3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन होंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात है नाजरीन। उस दिन जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो उनमें पहले दो वही हैं जो इस मरतबा सीनियर मोस्ट थे। वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट होंगे 25 अक्टूबर 2027 को, और दूसरे नंबर पे सीनियरिटी पे फिर एक मरतबा फिर जस्टिस जो है मुनीब अख्तर हैं, वो सीनियरिटी पे दूसरे नंबर पे होंगे। तीसरे नंबर पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे, जो कि कराची से हैं, सूबा सिंध से हैं, जो कि उनके बारे में साफ ज़ाहिर है कि अच्छे जज हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लोग उनके बारे में कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि ये उन जजेस में से हैं जिन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसमें आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपना फैसला दिया। शायद उस वक्त उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने उनको नहीं कहा। मैं वही बात शेयर करता हूँ, जो सीनियर लोग जो डायरेक्टली मामला को देख रहे हैं, जो उनका तबसरा होता है। बहरहाल अच्छे जज हैं, इससे पहले फौज के हक में फैसले सुना चुके हैं, फौजी अदालतों के हवाले से भी, इसलिए उनके बारे में ये तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं। ऊपर वाले 2 जज जो हैं, मैंने जो कहा आपको कि फैसला हो गया कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, तो अगर आईनी और कानूनी पोजीशन को ना छेड़ा जाए तो 25 अक्टूबर 2027 को मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले जो 3 नाम जाएंगे, अगर ये सब लोग हयात रहे, किसी ने रिजाइन ना किया, आईनी और कानूनी पोजीशन तब्दील ना हुई, तो ये 3 नाम मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर के नाम जाएंगे। अब इनमें से जो पहले 2 हैं वो हुकूमत की पोजीशन के मुताबिक सुपरसीड हो चुके हुए हैं, तो वो तो नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली इस कानूनी पोजीशन के मुताबिक भी मोहम्मद अली मजहर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अगर ये तरमीम ना आती और हर कोई अपनी उम्र की हद के मुताबिक रिटायर हो रहा होता, तो मोहम्मद अली मजहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो वक्त से पहले रिटायर हो जाते। तो ये 3 नाम जो हैं, इनमें से जैसे मैंने अर्ज किया 2 जो हैं वो तो ऑलरेडी सुपरसीड हो चुके हैं, तो इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। अगली ऑप्शन जो है वो उस सूरत में होगी कि अगर ये इनकार कर दें। अब इनको इनकार करने पे ISI उसी सूरत में मजबूर करेगी अगर ये ISI के साथ जो है वो कोई इख्तलाफी मामलात करेंगे। अदरवाइज ये साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं का नंबर आएगा। इनके बाद जस्टिस आयशा मलिक सीनियर मोस्ट है, वो उस वक्त तक रिटायर नहीं होंगी। इनकी 64 की 1964 की तारीख पैदाइश है, जिससे मोहम्मद अली मजहर की, यानी कि ये अक्टूबर 1964 की, तो अक्टूबर 2029 में इन्होंने 65 साल पूरे करने हैं अपर लिमिट। तो 27 में अगर ये बने तो ये 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे पाकिस्तान के। ये एक आइंदा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के हवाले से सूरत हाल थी। नाजरीन, अगले मौजू पे चलते हैं, और अगला मौजू हमारा है इस हवाले से कि इमरान खान को क्या कोई मुल्क जो है वो अपने पास लेके जाना चाहता है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से कोई राब्ते किए गए हैं, और क्या इमरान खान जाने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से इस मौजू पे बात करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो वजीर दफा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये बयान दिया कि मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से राब्ते में हैं, इमरान खान को बाहर ले जाना चाहते हैं, इमरान खान खुद पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार हैं, और इस तरह का तासुर दिया कि जिस तरह इमरान खान भागने लगे हैं या भागने को तैयार हैं। सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन सहाफ़ी का और सहाफ़त का ये फ़र्ज़ होता है कि हक़ाइक़ जांचने की कोशिश करे और वो लोगों तक पहुँचाए। ख्वाजा आसिफ मेरे लिए किसी भी दूसरे सियासतदान के लिए की तरह काबिल एहतराम है, लेकिन बाद औक़ात वो साफ ज़रा सियासी बयान देते हैं। मैंने पूरी कोशिश की इस हवाले से उन लोगों के ज़रिए हक़ाइक़ जानने की जो मालूमात तक रसाई रखते हैं, ख्वाजा साहब तक रसाई रखते हैं। मैंने खुद ख्वाजा साहब से बात नहीं की, क्योंकि जब वो एक बात ऑन रिकॉर्ड आके कर चुके थे, तो वो किसी भी सहाफ़ी को एक्चुअल सूरत-ए-हाल ना बताते, यानी कि अपनी बात को डिनाई ना करते। किसी भी सहाफ़ी से बात करते हुए जो बात वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे, एक पॉलिसी के तहत, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी के तहत। एक्चुअल सूरत-ए-हाल क्या है? एक्चुअल सूरत-ए-हाल इस हवाले से ये है कि किसी भी मुल्क ने इमरान खान को अपने पास लेके जाने के लिए नहीं कहा। ये बात झूठ पे मबनी है। हर हवाले से, हर तरह के ज़रिए से चेक करने की कोशिश की गई। इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई मुल्क ने ये कहा हो कि हम इमरान खान को अपने पास लेके चले जाएंगे और ये हमारे पास रहेंगे। इस बात का बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, वो मैंने समझने की कोशिश की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो पस मंज़र ये है कि जिस तरह जब भी नवाज शरीफ कभी भी करप्शन के केसेस में गिरफ्तार हुए,
तो वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उससे एक डील करके मुल्क से बाहर चले गए कि वो अब मुल्क में नहीं आएंगे या वो मुल्क से बाहर रहने को तैयार हैं। जैसा कि हमने माजी में 2-3 मरतबा देखा कि वो मुल्क छोड़ के लंदन में चले जाते हैं, वहीं जाके वो स्टेशन करते हैं और यहाँ पे उन्होंने एक यकीन दहानी कराई होती है कि वो वापस नहीं आएंगे। इधर से मिलिट्री जनता का ये ख्याल होता है कि वो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई बला है, कोई चीज़ होती है जिसकी ना आपको समझ है, ना मुझे समझ है, ना ही उस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। तो वो ये समझते हैं कि हम पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, फिर इकोनॉमी चंगी होएगी, फिर लोग आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। पता नहीं वो जो कहानियां जो है उनको मैं रिपीट नहीं करता, वो उनका एक खास माइंडसेट है। अब उनकी ये ख्वाहिश है, उनको ये प्रेशर बिल्ट होता हुआ महसूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। ये बात दुरुस्त है कि प्रेशर है कि इमरान खान को रहा किया जाए, इस हद तक दुरुस्त है। अब इमरान खान की रहाई के लिए जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है, उनको पता है इसको छोड़ना पड़ेगा। वो इन रिटर्न क्या चाहते हैं? वो वही चाहते हैं जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से निकलवाया है। ये असल सूरत हाल है, ये हकीकी सूरत हाल है कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इमरान खान ये गारंटी दे दें कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ये आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। इनमें जो सूरत हाल पे तज्जिया है मेरा, वो मैं अब आपको पेश कर देता हूँ। जो झूठ था वो मैंने आपको बता दिया, क्या झूठ बोला गया और क्या ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट की। अब जो मेरा तज्जिया है वो बड़ा सादा है। मैं आपके सामने, जो लोग मुझे सुनते हैं रेगुलर, मैं जहां पे भी इमरान खान की और पीटीआई की कहीं पे भी तनकीद करनी होती है, मैं ओपनली तनकीद करता हूं। पीटीआई का एक बड़ा ओपन और डिक्लेयर्ड मौकफ था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, मैंने हमेशा उस मौकफ की आपके सामने जो मेरा व्यू पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रखा। पीटीआई जिस इशू के ऊपर कोई स्टैंड ऐसा लेती है जो मेरे नुक्ता नजर से मुख्तलिफ होता है, मैं डंके की चोट पे उसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन जो सच बात है, उस सच बात में करने से कभी नहीं ठहरता। और वो सच बात यही है कि कोई भी इल्ज़ाम लगाए, आप जिस तरफ की बात करें दूसरी तरफ के लोग आप पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। हकीकत मानने को, सच मानने को भी तैयार नहीं होता। इमरान खान में बीसियों खामियां हैं जो पीटीआई के लोग नहीं मानते। इमरान खान के अंदर फौज से बात करने के हवाले से, फौज से मामलात करने के हवाले से, फौज को अपने साथ लेके चलने के हवाले से जो उनकी खामखा की एक सियासी सोच, जो पॉलिसी है, उससे मेरा एक ओपन डिसएग्रीमेंट है जो मैंने हमेशा जाहिर किया। लेकिन चंद बातें बहुत वाज़ेह हैं और वो बातें सच हैं और वो सच बार बार बोला जाना चाहिए। और मैं बोलूंगा, कोई कोई भी लेबलिंग करना चाहे वो करे। वो ये है कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम ना कभी लगा, ना उनके मुखालिफिन ने लगाया। कोशिश की, इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये नहीं होता वो फलां बंदा जो है वो 5 लाख खा गया है, नहीं। आपने बताना होता है कि 5 लाख या 5 करोड़ खाया है, तो कहाँ से खाया है, कैसे खाया है, किस तरह खाया है, आप बताएं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से दो इल्जाम आपके सामने आए। हालांकि कहा गया कि 20 केसेस हैं, 20 इल्जाम हैं। दोनों केसेस के हवाले से आपके सामने हकाइक रखे कि तोशाखाना से जो भी तोहफा मिलता था हर हुक्मरान अपने घर लेके जाता था। शरीफ फैमिली ने बेगम कुलसूम नवाज के नाम पे अरबों रुपए के तोहफे जो हैं वो लिए। आपके सामने एक एक दौरे के ऊपर 13-13 करोड़ और 20-20 करोड़ के तोहफे खुद शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की जारी करदा तफसीलात के सामने की रोशनी में हमारे पास सामने है। 20% पे लिए गए। बाद लोगों को पता नहीं है किसी हकीकत का, कानून साजी और रूल्स और रेगुलेशन के हवाले से खाम खा की बहस करते हैं कि जी रेगुलेशन के मुताबिक लिए, नहीं लिए रेगुलेशन के मुताबिक। रूल रिवाइज करने होते हैं गवर्नमेंट ने, 2013-2014 में रिवाइज होने थे, नहीं रिवाइज किए गए और वही जो रेट चल रहा था उसी के ऊपर लिया गया। 20% पे नहीं ले सकते थे, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने रिवाइज करने थे, ये गलत चीज थी। इमरान खान का जब दौर आया तो इमरान खान ने जो पहला दौरा किया सितंबर 2018 में, उसमें जो तोहफे मिले, उस वक्त जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक वो रखे। लेकिन फौरन बाद पॉलिसी तब्दील की, उस रेट को 20% जो लोग देते थे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंक्रीज करके 50% पे लेके गए। उसके बाद बहुत महंगे महंगे तोहफे मिले, करोड़ों रुपए के तोहफे मिले, लेकिन वही जो पॉलिसी, जो रेट उन्होंने इंक्रीज किया उसके मुताबिक लिए। यही बात का दुख और तकलीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और दूसरी एलीट क्लास को कि उनका एक ये खाने पीने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो गया। क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू किया इमरान खान ने रेट बढ़ाने का, अल्टीमेटली वो 100% रेट के ऊपर लेने की बात बाद में सामने आई। करना पड़ा, मजबूरी बन गई हुकूमत की अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए। और जो बेगम कलसूम नवाज के नाम पे बहुत ज्यादा तहफ़ लिए गए थे और गलत तरीके से लिए गए थे, उस हवाले से 190 मिलियन का केस आपके सामने है। जो जो लेने की बात है, पैसे आने की बात है, वो साफ ज़ाहिर है कि
सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, और वो अगर गलत फैसला था तो वो साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास से किसी के जेब में नहीं गए थे, इमरान खान अपनी जेब में नहीं डाल लिए थे, और वो पैसे जो हैं वो अल्टीमेटली हुकूमत के अकाउंट में कर दिए गए। हालांकि हुकूमत के अकाउंट में आना बनते नहीं है, वो जिसके पैसे हैं वो उसी के पास ही जाएंगे अल्टीमेटली, जब भी उसके ऊपर फैसला होगा। जौन सा भी बेंच बनेगा, आप देख लीजिएगा, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। जो उन्होंने कोई जमीन ली या कोई चीज किया, मलिक रियाज ने मेनली डोनेशन दी एक ट्रस्ट के लिए। वो ट्रस्ट जो है उसके बारे में लोगों को बिल्कुल गलत बताया जाता है। ट्रस्ट हुकूमत की मिल्कियत है, जब मर्जी हुकूमत उस पर कंट्रोल हासिल कर ले। हाँ, अगर उसमें यह इल्जाम होता कि इमरान खान ने उन पैसों में से कोई पैसा अपनी जाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, फिर ये इल्जाम होता। ट्रस्ट तो सबके सामने है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी हुकूमत जब भी ट्रस्ट का कंट्रोल संभालना चाहे संभाल सकती है। एक तलीमी अदारा बन रहा है, उसके अंदर जो मर्जी आके डोनेशन दे दे, उसमें कोई उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो करप्शन का इल्जाम कोई भी नहीं था, दूसरों के ऊपर करप्शन के इल्जाम थे। पहली बात ये इमरान खान के बारे में सच है कि जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपने आसपास लोगों को नवाजा, पैसे समेटे, दौलतें बनाई, प्रॉपर्टीज बनाई, पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज बनाई। सबूत इस चीज के मौजूद हैं, हर चीज लोगों के सामने। सिर्फ लोग अपनी आंखों के सामने जो है वो पर्दा रखना चाहते हैं, पर्दा करना चाहते हैं, झूठ पे यकीन रखना चाहते हैं। एक बात इमरान खान के बारे में, ये बात 100%। दूसरी बात, जब भी किसी हुक्मरान पे करप्शन का केस बना या कोई भी केस बना, उसने पाकिस्तान से भागने और डील करने को तरजीह दी। एक बात हमें, जो दूसरा सच मैं आपके सामने अपनी राय के तौर पे रख रहा हूं, फैक्ट्स मैं आपके सामने पहले रिपोर्ट कर चुका हूं। इमरान खान के बारे में यह बात कहना बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ी झूठ और बहुत बड़ी बददियानती होगी। इमरान खान ने जेल में रह के दिखाया है, इमरान खान ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त करके दिखाया है। पहले उनके साथ जो रवैया रवा रखा जाता था वो आपके सामने। जनरल आसम मलिक के आने के बाद जिस तरीके से उनकी तजलील की गई, जिस तरीके से उनको अंधेरे में बदतरीन तशद्दुद की, जहनी तशद्दुद की हालत से गुजरना पड़ा, वो सब आपके सामने है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से कभी भी जो है वो कोई उनके मौकफ में कोई लचक जो है वो नहीं आई। तो अब ये कहना क्या चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, ये एक हकीकत है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है, साफ ज़ाहिर है उनकी वालदा वहां पे है, वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान अगर अपने बच्चों से मिलने जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान जा रहा होगा तो 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग, चाहे वो इमरान खान के मुखालिफ हो, उन्हें भी ये मालूम होगा कि ये बच्चों के पास वक्त गुजारकर वापस आएगा। ये छुपेगा नहीं, ये भागेगा नहीं, ये लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में, जिनीवा में कहीं जाके हाइड आउट तलाश नहीं करेगा। ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। इमरान से इख्तलाफ है, इमरान की सियासत से इख्तलाफ है, इमरान की पॉलिसी से इख्तलाफ है, इमरान खान की इस पॉलिसी के फौज के साथ मिलकर चलना है सबसे बड़ा इख्तलाफ है। पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं चल सकता जब तक उसके लीडर हुक्मरान ये सोचते रहे कि फौज का दिफा के अलावा भी कोई काम है, तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। यही रूल ऑफ लॉ का यही बुनियादी डेफिनेशन है। लेकिन अफसोस है इस बात के ऊपर कि इमरान खान इस तरह से सोचते हैं, ये अलग फैक्ट है, ये सियासी इख्तलाफ है। लेकिन दूसरी बात बददियानती वाली बात है, झूठ और सच की बात है। और सच यही है कि ना इमरान खान में करप्शन का कोई केस बना, ना कभी इल्जाम लगा, ना उन्होंने कभी कोई डील की। आज के दिन तक बदतरीन जेल बर्दाश्त की, अपनी अहलिया के समेत बर्दाश्त की, और वो खड़े हैं। और वो कभी भी किसी मुल्क में कभी भी डील के हवाले से नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान से बाहर अपने बच्चों को मिलने गए तो वो वहां हाइड आउट तलाश नहीं करेंगे, वो वापस आएंगे। और अगर उनकी वापसी को रोकने की कोशिश की गई, जैसा कि मिलिट्री जनता प्लान कर रही है इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज के उनके वापसी के रास्ते बंद करने के हवाले से, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। और यहां से ऐसा एहतजाज जन्म लेगा जो कि पाकिस्तान को क्यास की तरफ लेके चला जाएगा। आप किसी शहरी को पाकिस्तान आने से, खुसूसन इमरान खान जैसे शख्स को, नहीं रोक सकते। नाज़रीन, आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं, और हमारा आखिरी मौजू है इमरान खान रहा कब होंगे। इस मौजू का, ये जो फॉरेन डील वाली बात और बैरूनी मुल्क वाली डील वाली बात, ये टॉपिक इससे ताल्लुक नहीं, ये बिल्कुल अलहदा मौजू है। और ये मौजू तज्जिए पे मबनी है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल हमेशा करते हैं कि आप बताएं जी, आप साफी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, इमरान खान रहा कब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत गए, उसके बाद इस सवाल के पूछे जाने में मजीद शिद्दत आई है। मैं आपको एक सादा सी बात आपके सामने रखता हूं, जब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। आप खुद से सोचें, बिल्कुल तमाम चीजों को, तमाम जज्बात, एफिलिएशन को साइड पे रख के ठंडे दिल से, अगर आपको सियासत की थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो गई है तो सोचें इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया था। अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको यह बात समझ आएगी कि किसी की दुश्मनी वाली बात नहीं थी,
कोई किसी को निशाना वगैरह नहीं बनाना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया गया और दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देने का फैसला किया गया था मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इमरान खान अगर बाहर रहते और पॉलिटिकल कैंपेन चलाते तो साफ ज़ाहिर है कि उनकी जीत यकीनी थी। इमरान खान को सिर्फ एक मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया था, जेल के अंदर डाला गया था और वो मकसद उनके खिलाफ कोई केस होना नहीं था। वो वाहिद मकसद इलेक्शन करवाना, सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं, इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत बनाना और उस हुकूमत को पक्के पैरों खड़े करना, ये मकसद था सारा। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। इमरान खान ने इलेक्शन होने के 2-3 माह के बाद रहा हो जाना था, लेकिन इमरान खान रहा नहीं हुए। क्यों रहा नहीं हुए? इसलिए कि वो जो प्रोसेस था, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। आपके सामने इमरान खान के बाद हुकूमत तो एक बना दी गई, खड़ी कर दी गई, लेकिन हुकूमत किस तरह खड़ी है वो आपको भी पता है। उसके बाद प्रेसिडेंट बने, वो किस तरह खड़े हैं आपको भी पता है। असेंबली कंप्लीट नहीं थी, पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं थी, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ था, अगर फैसला हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। ये सारे गंभीर मसाइल हैं। अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला इस तरह हो जाता, ये आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ने से पहले की बात है, आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ने के बाद तो सारे मसले खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर इससे पहले हो जाता इस तरह से कि सारा कुछ पीटीआई के हक में जाता और पीटीआई उसी स्टैंस पे खड़ी होती कि हमने जो आर्मी चीफ की नजायज और गैर आईनी हुकूमत है वो नहीं माननी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता सिस्टम के लिए कि वो जो लोग हैं वो तो आके कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर का एक्शन ही सही नहीं हुआ, वो तो कहते हैं जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही सही नहीं हुआ, सेनेट का इलेक्शन जो बुनियादी किरदार अदा करता है सदर के इलेक्शन के अंदर, उसके अंदर सेनेटरी गलत तरीके से आए हुए हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स की तरफ जाता है। तो अब जब इमरान खान रहा कब होंगे, तो जो तज्जिए की जबान, जो सादा बात, बेसिकली तज्जिया भी आप इसको एक लिहाज से नहीं कह सकते, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं कि गिरफ्तारी की वाहिद वजह, वाहिद सोच और वाहिद प्लानिंग इलेक्शन करवाना और अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आना और उस हुकूमत को चलाना था। उसमें एक स्टेप मुकम्मल हो गया, दूसरे स्टेप में थोड़े से प्रॉब्लम है। जैसे ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला सेटल होगा और जैसे ही जो अपनी मर्जी के उन्होंने जो बाकी थोड़े 2-4 काम रह गए हैं सेटअप करके, जो खदशात हैं, जो रिस्क हैं, उनको खत्म कर देंगे, तो वो कोई भी जवाब करके वो इमरान खान को रहा करेंगे। उसकी रिहाई का वक्त बहुत करीब है यकीनी तौर पे। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने न जाने से पीटीआई वालों की ख्वाहिश है कि उसको जोड़ा जाए, वो आप जोड़ें या ना जोड़ें, जब इनका ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो ये इमरान खान को रहा करेंगे। ये तमाम सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है।